ये कहानी शुरू होती है 1997 से एक लड़के रॉनी के साथ, जो किसी डरावने राक्षस जैसे जीव से डरकर भाग रहा होता है। लेकिन रॉनी ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। कुछ समय बाद पुलिस उसे जंगल के अंदर ढूंढ लेती है, लेकिन रॉनी के अंदर कुछ बदल सा गया होता है। पुलिस रॉनी की मां को बताती है कि उनका बेटा मिल गया है। फिर सीन बदलता है एक और लड़के नोआ पर, जो लेखक बनने का सपना देखता है। आज एक औरत मिस हेल्वर्सन नोआ के घर में रहने आ रही है। वह पूरी गर्मियों यही रुकेगी। नोआ अपनी लिखी हुई कहानी शहर के चीफ को दिखाता है, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं आती। चीफ उससे कहता है, अखबार में कोई ऐसी कहानी नहीं छापने वाला जिसमें एक आदमी किसी औरत को छुप छुप कर देख रहा हो, और वैसे भी वह औरत बस बातें बना रही है। अगर लिखना ही है तो कुछ अच्छा लिख, कुछ काम का लिख। यहाँ तो गर्मियों की छुट्टियों में ढेर सारे परिवार आते हैं। उसके बाद नोआ अपने बास्केटबॉल गेम के लिए निकलता है। उसका दोस्त बेन एक जबरदस्त खिलाड़ी है। बेन एक होम रन मारकर अपनी टीम के लिए सीजन की पहली जीत दिलाता है। बेन के अलावा नोआ के दो और दोस्त हैं, यूजीन और सैमी। घर लौटते वक्त वे एक बूढ़े आदमी जीन की प्रॉपर्टी के पास से गुजरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक जासूस था, कुछ का कहना है कि वह बैंक लूटता था, लेकिन नोआ बताता है कि सन 65 की गर्मियों में जीन की पत्नी और बच्चे बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। हालांकि यह साबित नहीं हो पाया कि उसने ही ऐसा किया था। नोआ को लगता है कि शायद उनके शव अब भी उसी प्रॉपर्टी में कहीं दफन हैं। वह कहता है, अगर मैं अपनी कहानी में साबित कर दूं कि उसने ही ये किया है, तो मेरी स्टोरी फ्रंट पेज पर छपेगी। नोआ और उसके दोस्त चुपके से जीन की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं। वे देखते हैं कि जीन जमीन से एक बॉक्स निकाल रहा है। जैसे ही जीन वहां से जाता है, नोआ गैरेज में घुस जाता है। वह बस बॉक्स खोलने ही वाला होता है कि जीन वापस आ जाता है। जीन बॉक्स उठा लेता है। बच्चे यूजीन को चिल्लाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीन उन्हें देख लेता है। वे सब वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन नोआ का बैकपैक वही छूट जाता है। बेन उससे कहता है, भूल जा उसे। रात में बेन नोआ से मिलने आता है। वह एक तोहफा लेकर आता है, एक बेसबॉल कैप। उसने दोनों के लिए एक गेम का टिकट भी लिया है। बेन नोआ को बताता है कि वह एल्ली नाम की एक लड़की के साथ स्विमिंग करने जा रहा है। नोआ को बचपन से ही एल्ली पर क्रश है, लेकिन वह उसे कभी कुछ कह नहीं पाया। बेन उसे भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नोआ मना कर देता है। जब एल्ली और बेन तैरने के लिए बीच पर पहुंचते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि कोई और भी वहां मौजूद है। जब वे पानी में होते हैं, तो एक औरत उन्हें चेतावनी देती है कि इतनी रात के वक्त बच्चों का यहाँ होना खतरनाक है। वह औरत खुद समंदर में कूद जाती है और अचानक एल्ली को पानी के अंदर खींच लिया जाता है। वह और बेन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बेन को भी अंदर खींच लिया जाता है। समंदर में एक रोशनी चमकने लगती है। एल्ली घबरा कर वहां से भाग जाती है। अगले दिन नोआ को अपना बैकपैक अपने घर के बाहर मिलता है। अंदर जी ने उसके लिए एक किताब रखी है। बेन के घर के बाहर पुलिस खड़ी है। बेन के सारे टेस्ट और स्कैन नॉर्मल आते हैं। पुलिस कहती है कि वह बस डर गया था। अब सबको लगता है कि बेन अकेला ही वहां गया था, लेकिन नोआ जानता है कि वह अकेला नहीं था। नोआ बेन से मिलने जाता है, लेकिन बेन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे वह नोआ की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा। नोआ फिर एल्ली के पास जाता है ताकि उस रात की सच्चाई जान सके। एल्ली उसे बताती है कि हमारे साथ वहां कोई और था। एक बूढ़ी औरत पानी में कूदी, लेकिन जिस चीज ने उसे नीचे खींचा वह कुछ और था। एक जोर की लाइट चमकी। वह एक डायन जैसी थी, लेकिन एल्ली की बात कोई मानने को तैयार नहीं। नोआ को किनारे पर कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। मिस हेल्वर्सन भी वहीं खड़ी है। नोआ जीन के घर जाता है। वह बैग वापस करने के लिए उसे धन्यवाद देने आया है। वह मजाक में कहता है, मेरे दोस्त और मैंने सोचा था कि शायद आप कोई लाश निकाल रहे थे या कुछ और। जीन जवाब देता है, हाँ, तुम्हें तो यही अच्छा लगता, ऐ ना। जीन के पास एक रेडियो है जो लोकल खबरें लेता है। वह पहले एक पुलिस ऑफिसर था। नोआ जीन को बेन के बारे में बताता है कि कैसे एक डायन ने उसे समंदर में खींच लिया, लेकिन जीन को भी डायनों पर यकीन नहीं है। नोआ गुहार लगाता है, बस मेरे दोस्त से एक बार बात तो कर लो। जीन कहता है, मैं रिटायर हो चुका हूँ। घर पहुंचकर नोआ की मम्मी उसे मिस हेल्वर्सन के दरवाजे के बाहर खाना रखने को कहती है, लेकिन वहां से नोआ को मिस हेल्वर्सन कोई अजीब सी भाषा में बात करते सुनाई देती है। वह दरवाजे के नीचे से एक चाकू फिसलाकर उसके रिफ्लेक्शन में अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस हेल्वर्सन उसे पकड़ लेती है।
इसी बीच जीन अपने परिवार के पुराने वीडियो टेप देख रहा होता है। वह टीवी पर बेन की खबर भी देखता है। नोआ का दिमाग कहीं और होता है और वह आज बेसबॉल बहुत खराब खेलता है। तभी जीन उसे ढूंढते हुए आता है। वह कहता है, मैं तेरे दोस्त से बात करूंगा। नोआ जीन को बेन से मिलवाने ले जाता है। बेन बहुत अजीब लग रहा होता है। जीन पूछता है, क्या यह स्मोक करता है? वह बेन की नब्ज चेक करता है और उस रात ब्रिज पर हुई घटना के बारे में पूछता है, लेकिन बेन कहता है, पानी ने मुझे अंदर खींच लिया। उसकी बात एल्ली की बात से पूरी तरह अलग है। यह सुनकर बेन अचानक चिढ़ जाता है। सब कुछ ठीक है। जीन बताता है कि अगर किसी चीज ने उसे पानी में खींचा होता तो उसकी बाहों या गर्दन पर जोर के निशान होते, लेकिन बेन के शरीर पर कुछ भी नहीं है। जीन कहता है, और डायन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। नोआ बेन से पूछता है, तुमने झूठ क्यों बोला? बेन जोर देकर कहता है, मैंने झूठ नहीं बोला। नोआ बेन को उसका फेवरेट स्नैक देता है, लेकिन बेन उसे थूक देता है और उसे गंदा बोलता है। नोआ अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है, लेकिन वह भी उसकी बात नहीं मानती। वह सब कुछ यूजीन और सैमी को बताता है। उन्हें बताता है कि बेन तो जोम्बी जैसा लग रहा है। उसे लगता है कि डायन ने उससे कुछ छीन लिया है। लेकिन सैमी कहता है, सुन नोआ, हम जानते हैं कि तुझे अपने आर्टिकल के लिए एक धमाकेदार स्टोरी चाहिए, लेकिन यह सब हद से ज्यादा हो रहा है। हम जानते हैं कि जब से तेरे पापा गुजरे हैं, तेरे लिए चीजें अच्छी नहीं रहीं। तू इस आइलैंड के हर कोने में बुराई ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ ढूंढने को कुछ है ही नहीं। लेकिन उसी रात एक लड़की केविन नाम के एक लड़के को देख रही होती है। वह उसे जंगल में अपने पीछे आने का इशारा करती है। केविन कहता है, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। इस जगह का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बॉम्बिंग रेंज के तौर पर किया जाता था। लेकिन लड़की उसे चुप करा देती है और फिर पता चलता है कि वह लड़की वही डायन है। वह केविन के साथ वही करती है जो उसने बेन के साथ किया था। एक धमाका होता है। अगले दिन नोआ यह सब खबरों में देखता है। ठीक उसी वक्त उसे जीन का फोन आता है। नोआ कहता है कि केविन की आंखें भी बेन की तरह खाली हो गई है। जीन उसे उस जगह बुलाता है जहां केविन के साथ यह हुआ। पैरों के निशानों से वह बता पाता है कि केविन एक लड़की के साथ था, लेकिन पैरों के निशान अचानक बंद हो जाते हैं। ठीक वहीं उन्हें वह जगह मिलती है जहां बम फटा था। नोआ को वहां भी वही कपड़े का टुकड़ा मिलता है। जीन कहता है, जिसने भी ये धमाका किया वह इतना करीब से बिना किसी चोट के बच नहीं सकता। नोआ को वहां एक झाड़ू भी मिलती है। हर चीज डायन की तरफ इशारा कर रही है। नोआ यह सब अपने दोस्तों को दिखाता है। वह समझाता है, डायनों को जिंदा रहने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए बच्चों की जिंदगी चूसनी पड़ती है, और वे आम लोगों जैसे दिखने के लिए अपना रूप बदल सकती है। नोआ, सैमी और यूजीन की मुलाकात जीन से करवाता है। वे पहले तो उससे डरते हैं, लेकिन नोआ उन्हें बताता है कि वह एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है। यूजीन बताता है कि किंवदंती के अनुसार एक डायन को सिल्वर बुलेट से मारा जा सकता है, लेकिन जीन को अब भी डायनों पर यकीन नहीं है। वह उसे एक संदिग्ध व्यक्ति बताता है। वह मदद के लिए ब्यूरो में अपने एक पुराने साथी को फोन करने वाला है। वह उनसे कहता है, तुम लोग भी अपनी आंखें खुली रखो। अगर किसी को भी जलने के निशान या धमाके के घाव दिखें तो मुझे बताना। उसके बाद नोआ घर जाता है और अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखता है, और तभी उसे मिस हेल्वर्सन दिखाई देती है, जो सीधे उसकी तरफ देख रही होती है। वह कहीं जा रही होती है। नोआ उसके कमरे में घुस जाता है। उसी का शॉल वहां पड़ा है। बच्चों के नामों की एक लंबी लिस्ट है। नोआ को बच्चों द्वारा बनाई गई ढेर सारी ड्राइंग मिलती है, लेकिन तभी मिस हेल्वर्सन वापस आ जाती है। नोआ अलमारी में छुप जाता है। मिस हेल्वर्सन अपना शॉल उठाकर फिर से चली जाती है। अगले दिन नोआ अपने दोस्तों को बताता है कि यह सब कुछ उसी के आते ही शुरू हुआ था। उसने उसे कोई अजीब सा मंत्र पढ़ते सुना था, इसलिए अब वे उसका पीछा करने वाले हैं। वे उसका पीछा करते हुए एक चिल्ड्रन थिएटर तक पहुंच जाते हैं। नोआ उसे रोकने के लिए उस पर कूद पड़ता है। वे उस पर पवित्र जल डालते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं, यह डायन है। लेकिन मिस हेल्वर्सन समझाती है, मैं एक चिल्ड्रन ऑथर हूँ। मैं यहाँ रीडिंग के लिए आई हूँ। तुम्हें मेरे कमरे में जो कुछ भी मिला वह सब मेरे काम से जुड़ा हुआ था, और मैं रात को लैटिन में प्रार्थना करती हूँ। मिस हेल्वर्सन नोआ के घर से चली जाती है, यह कहते हुए, मैंने बस सम्मान और प्राइवेसी मांगी थी, लेकिन मुझे वह भी नहीं मिली। नोआ अपनी मम्मी से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहती है। नोआ जीन के पास पहुंचता है। जीन एक बेसबॉल गेम देख रहा होता है। नोआ कहता है, मुझे यह गेम बेन के साथ देखने जाना था।
जीन को मिस हेल्वर्सन वाली घटना के बारे में पहले से पता होता है। वह कहता है, एक गलत इल्जाम किसी इंसान की इज्जत हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। नोआ कहता है, मैं अपनी मम्मी को निराश नहीं करना चाहता, खासकर अपने पापा के गुजर जाने के बाद। नोआ के पिता एक पत्रकार थे जो दुनिया घूमते थे और अपने एडवेंचर्स के बारे में लिखते थे। लेकिन अपने आखिरी एडवेंचर पर उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बच नहीं पाए। जीन का भी एक बेटा था। जब लड़का 5 साल का था, जीन उसे स्कूल से घर ले जा रहा था। एक टायर फट गया। जीन ने उसे बदलने के लिए कार रोकी। उसका बेटा पीछे की सीट पर बबल्स उड़ा रहा था, लेकिन एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया और उसके बेटे का अपहरण कर लिया। जीन 3 टायरों पर ही उसका पीछा करता रहा, लेकिन रिम कंक्रीट से रगड़ खा रही थी। उसकी कार अनकंट्रोल होकर एक पेड़ से जा टकराई। उसके बाद वह अपने बेटे को कभी नहीं ढूंढ पाया। जीन का मानना है कि इंसान ही असली राक्षस है। उस घटना के बाद उसकी शादी भी टूट गई। पिछले 30 सालों से वह अपने बेटे को ढूंढ रहा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जीन ने अब इस केस के लिए एक इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया है। यह उस इलाके में हाल ही में गायब हुए सारे बच्चों की लिस्ट है। अगले दिन जीन शहर के चीफ को बताने जाता है कि उनके शहर में एक शिकारी मौजूद है, लेकिन चीफ इसे ओवर रिएक्शन बताता है। जीन कहता है, नहीं, ढेर सारे सबूत है, और मैं आज सुबह स्कैनर पर था। मैंने माता पिताओं की अपने बच्चों के गायब होने को लेकर असामान्य रूप से ज्यादा कॉल सुनी। चीफ और जीन के बीच में बहस छिड़ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर उन्हें शांत होने को कहता है। वह जीन से पूछता है, आखिर हम ढूंढ किसे रहे हैं? नोआ ब्लर्ट कर देता है, यह एक डायन है। चीफ हंसने लगता है। जीन तुरंत कहता है, बच्चे को पता नहीं है कि वह क्या बोल रहा है। शहर का चीफ कहता है, हाँ, मैं इस लड़के को जानता हूँ। बस ये ध्यान रखना कि ये इसका थ्योरी पूरे शहर में न फैले। जब नोआ अपने दोस्तों के पास जाता है, तो वे भी उसका साथ देने से मना कर देते हैं। वे उससे कहते हैं, तू बहुत ज्यादा कर रहा है। हमारे पेरेंट्स तुझे बुरा इन्फ्लुएंस कह रहे हैं। दिल टूटकर नोआ अपनी सारी रिसर्च पानी में फेंक देता है। इसी बीच बेन अब बेसबॉल तक नहीं खेल पाता। अंपायर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वहां से लौटते वक्त बेन को यूजीन की बाइक जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। वह यूजीन को ढूंढते हुए जंगल में जाता है। यूजीन एक पेड़ के नीचे बैठा डरा हुआ है। डायन ठीक उसके सामने खड़ी है। वे दोनों भागते हैं। यूजीन नोआ को धक्का देता है, चिल्लाता है, मुझसे दूर रहो। नोआ को उसके जूतों पर लगी लाल शैवाल दिखाई देती है। वापस लौटते वक्त एक कार उसका पीछा करने लगती है। उस कार में वही डायन है। नोआ भागकर जीन के पास पहुंच जाता है। नोआ जीन से पहले हुई बात को लेकर नाराज होता है। जीन कहता है, वो लोग तुझे समझते नहीं हैं और तुझ पर यकीन भी नहीं करते। जीन उससे कहता है, सुन, अब से सिर्फ तू और मैं ही है। वह नोआ को अपनी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन अपडेट दिखाता है। उसने पता लगाया है कि ऐसी ही घटनाएं एक दूर के शहर में भी हो रही है। ढेर सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन फिर रॉनी नाम का एक लड़का मिल गया और पुलिस को लौटा दिया गया, और उसकी हालत बिल्कुल बेन जैसी ही है। नोआ कहता है, हाँ, शायद इस डायन ने अपना तरीका बदल लिया है। बच्चों को पूरी तरह खाने की बजाय वह उनकी आत्मा का एक हिस्सा खा रही है। इसीलिए बच्चे इस हालत में पहुंच जाते हैं। जीन जवाब देता है, देख, मैं उस सब के बारे में नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूं कि रॉनी पहला बच्चा था जो इस तरह वापस आया। मैं कल उसके शहर जा रहा हूं उससे बात करने। नोआ पूछता है, क्या तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिलने की कोशिश करोगे? जीन कहता है, वह जहाज तो कब का जा चुका, अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं। नोआ उससे कहता है, देख, अगर तू अकेला और दुखी रहना चाहता है तो ठीक है, लेकिन इस मैं बूढ़ा हो गया हूं वाले नॉनसेंस को बंद कर। बाद में जब नोआ घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी उससे बात करती है। नोआ को लगता है कि वह उसे डांटने वाली है, लेकिन उसकी मम्मी उसे उसके पिता की चीजें दिखाती है। वह कहती है, मैं जानती हूं कि तुझे लगता है कि तेरे पिता के साथ जो हुआ उसकी वजह से तेरे राइटर बनने के सपने का साथ नहीं दे रही, लेकिन यह सच नहीं है। वह नोआ को उसके पापा की सारी चीजें दे देती है। नोआ अपनी मम्मी को गले लगा लेता है। इसी बीच जीन अपना इन्वेस्टिगेशन बोर्ड देख रहा होता है, लेकिन जब वह वहां से हटता है तो पूरा बोर्ड अपने आप गिरने लगता है। कमरे की टीवी अपने आप चलने लगती है। जीन का बेटा स्क्रीन पर दिखाई देता है, और जो बबल्स वह उड़ा रहा था वे उसमें से बाहर आने लगते हैं। उसका बेटा कह रहा होता है, तुमने उन्हें मुझे ले जाने दिया, डैडी। तुमने उन राक्षसों को मुझे ले जाने दिया, डैडी। जीन के घर के बाहर वही कार है जिसने नोआ का पीछा किया था। शहर के दूसरी तरफ
नोआ के साथ भी अजीब चीजें होने लगती है। उसकी टाइपराइटर अपने आप टाइप करने लगती है। वह आत्माओं को खाने पर एक कविता लिखती है। अगले दिन जीन रॉनी से मिलने पहुंचता है। रॉनी की मां को समझ आ गया है कि उसके बेटे जैसे और भी बच्चे हैं, वरना जीन इतनी दूर से नहीं आता। रॉनी जीन की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। जीन उसके कमरे में देखने लगता है। रॉनी के बैग में उसे कुछ फोटो और एक चाबी मिलती है। जीन को रॉनी के कमरे में एक बॉक्स छुपा हुआ मिलता है जो उस चाबी से खुलता है। बॉक्स के अंदर सिल्वर बुलेट्स है। जीन वहां से निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ समझ आता है। वह कार रोककर फोटो देखता है। सभी फोटो में जो एक चीज कॉमन है वह है बेसबॉल गेम का वही अंपायर। इसी बीच नोआ बेसबॉल खेल रहा होता है जब उसे उसी अंपायर के जूतों पर वही लाल शैवाल दिखाई देती है। उसके हाथ पर एक जलने का निशान भी है। नोआ अपने ट्री हाउस की तरफ भागता है और अपने दोस्तों को फोन करता है। वह उन्हें बताता है कि अंपायर ही डायन है। यूजीन जानता है कि वह कहाँ रहता है। नोआ अंपायर के घर की तरफ निकल पड़ता है। वह जीन का इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि वह शहर से बाहर है। उसके दोस्त उसके साथ जाते हैं। वे अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, उम्मीद में कि उन्हें सबूत मिल जाए कि यही डायन है। नोआ को वहां अंपायर के अलग अलग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसके पास रॉनी, केविन, बेन और नोआ की फोटोज भी है। लेकिन अचानक अंपायर उन पर हमला कर देता है। वह उन सभी को बांध देता है। वह उनके सामने आकर कहता है, मैं महीनों से डाइट पर हूं और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। वह उनसे कहता है, मेरे जैसी पुरानी डायन के लिए बच्चों को खाना और साल में 3-4 बार शहर घूमना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यहाँ हर गर्मियों में मेरे पास खाने के लिए बच्चों की कोई कमी नहीं है। वह उनकी जवानी पी रहा था और आज वह इन बच्चों के साथ अपनी बाकी की सारी क्रेविंग्स शांत करने वाला है। अंपायर अपने असली डायन वाले रूप में बदल जाता है। वह नोआ को खींच कर ले जाता है, लेकिन नोआ अपने दोस्तों की तरफ एक लाइटर फेंकने में कामयाब हो जाता है। वे उसका इस्तेमाल अपनी रस्सियों को जलाने और खुद को आज़ाद करने के लिए करते हैं। लाइटर की लौ से एक पर्दा भी जलने लगता है। सैमी और यूजीन नोआ को बचाने के लिए दौड़ते हैं। वे तीनों वहां से भाग निकलते हैं। ठीक तभी जीन आ जाता है और डायन पर गोलियां चलाता है, लेकिन उनका डायन पर कोई असर नहीं होता। जीन सिल्वर बुलेट्स लोड करता है और डायन पर फायर करता है। डायन के शरीर से एक आत्मा निकलकर भागती है। डायन भागने की कोशिश करती है। जीन नोआ को भागने के लिए कहता है और खुद डायन का पीछा करता है, लेकिन नोआ भी जीन की मदद करने जा रहा होता है। वह उनका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है। ठीक उसके सामने डायन जीन को पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। नोआ बंदूक की तरफ भागता है। डायन उसे बंदूक लेने से रोकने की कोशिश करती है। डायन नोआ की जवानी चूसना शुरू कर देती है, लेकिन जीन होश में आ जाता है और सिल्वर बुलेट से डायन पर हमला करता है। डायन के शरीर में बनी गोलियों के छेदों से बच्चों की आत्माएं बाहर निकलने लगती है। एक एक करके सारी आत्माएं निकलकर बच्चों में वापस चली जाती है। डायन पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। रॉनी की आत्मा उसमें वापस लौट आती है। नोआ एक कहानी लिखता है। यह कहानी किसी और के बारे में नहीं, बल्कि जीन के बारे में है कि वह वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। वह एक पिता है, एक पति है, एक पब्लिक सर्वेंट है और एक सच्चा दोस्त है। नोआ जीन से मिलने जाता है। बाकी बच्चे तो नॉर्मल होने लगे हैं, लेकिन बेन अभी भी वैसा ही है। जीन उससे थोड़ा सब्र रखने को कहता है। एक बेसबॉल गेम के दौरान आखिरकार बेन की आत्मा भी उसमें वापस लौट आती है। वह चमक वापस आ जाती है। वह एक होम रन मारता है और एक बार फिर अपनी टीम के लिए गेम जीता है। जीन अपनी पत्नी से मिलने जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। कमेंट्स में बताना कि ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।